हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत में कोरोना की बहुत ही भयानक स्थिति चल रही है। तो इसको देखते हुए हमने ऑनलाइन क्लास शुरू की है, जिससे हमारे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे तो जुड़े ही रहेंगे और साथ ही साथ और भी बच्चों का कुछ बेनिफिट होगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो रात को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किए थे, तो अब मैं उनका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमारी ये दूसरी वीडियो है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको 97 20 98 24 91 पर परम लिखकर व्हाट्सएप करना है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो इस पर परम लिखकर व्हाट्सएप कर देना है, तो हम अपने ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। तो चलिए देर न लगाते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। मान लो उसकी कुल मासिक आय कितनी है, 100% है। उसकी कुल मासिक आय कितनी है, 100%। अब इसमें से दो पार्ट घर पे कर रही है, कहाँ पर कर रही है, घर पर खर्च कर रही है, और शेष तो घर पर कर दिया इसने 30%, तो शेष कितना बचेगा, 70%। तो शेष बचा होगा उसका 70%। अब शेष का भी 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। शेष का भी 60% किस पर करती है, घरेलू व्यय पर। तो 60% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 40%। और बचा हुआ ही कितना है उसका, 6300। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 6300। तो 6300। अब मुझे यहाँ पे 1 की वैल्यू लगानी है, तो 2 0 ये ख़त्म, और 7 900, और मैं 4 से काटूँ तो पीछे के 2 0 काटूँगा तो कितना, 25 आएगा, और 25 निम्मे, तो 1 की वैल्यू आ गई 25 निम्मे 225। अब पूछ रहा है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो उसकी मासिक आय कितनी मान रखी है हमने, 100%। तो 100% की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 22,500। तो कितना आ जाएगा, 22,500। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 22,500। इसे हम दूसरे कुछ तरीके से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से। किससे कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से। तो फ्रैक्शन वैल्यू से मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए बताने के लिए मैं इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू में जो परसेंटेज दे रखी है उनको फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 30% आपको कितना दे रखा है, 30% दे रखा है, और 60% दे रखा है। 30% का मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो 3/10 बनेगा, और 60 का बनाऊँ तो मैं कितना बनेगा, 3/5 बनेगा। अब जो नीचे जो वैल्यू है मैं इसका क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम कितना आता है मेरा, 50। तो 10 5 50 आएगा, मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर ली 50। अब 50 का 3/10 भाग खर्च कर दिया, और शेष कितना बचेगा, 10 में से 3 भाग खर्च कर दिए तो बचेगा कितना शेष, 7/10 बचेगा। तो इसका मैं 7/10 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35। अब अगली वैल्यू है 60%। तो 5 में से 3 खर्च कर दिए तो बचा कितना होगा, 2 बचा होगा। तो 2/5 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल का, 14। और 14 की वैल्यू कितनी है, 6300 रुपये। तो 14 की वैल्यू कितनी है, 6300 रुपये। तो मैं इसे काटूंगा तो मेरा कितना आएगा, तो 7 से काट रहा हूँ तो 2, और ये कितना आ जाएगा, 9। तो 2 से मैं इसे काटूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 की वैल्यू आ रही है 450 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 450। तो मेरा धन कितना माना मैंने, 50 माना। धन कितना माना मैंने, 50। तो कुल धन आ जाएगा मेरा, तो कुल धन आ जाएगा मेरा, कुल पूंजी आ जाएगी। तो पी से लिख रहा हूँ पूंजी को, तो 50 की गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो 00 बाद में 5 पंजे 25 का 5, 5 चौक 20 और 22। तो ये मेरा कुल हो जाएगा धन। तो ये दूसरा नियम है फ्रैक्शन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करनी पड़ेगी। तो एक पर्यवेक्षक है जिसने 0.05% दवा खारिज कर दी, मतलब रिजेक्ट कर दी, खराबी होगी तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया।
तो आगे कह रहा है 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करनी होगी। तो इसका मैं प्रतिशत बनाऊं तो प्रतिशत क्या बनेगा 0.05, प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे 00 और आएगा। तो ये ओवरऑल कितना आ गया 5/10,000 आ गया। तो 5/10,000 मतलब 10,000 पर 5 दवाएँ ख़राब निकल जाती हैं। 10,000 पर 5 दवाएँ ख़राब निकल जाती हैं। तो मुझे 5 की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे 4 दवाओं की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2,000, 1 की वैल्यू कितनी है 2,000, मतलब 2,000 पर एक दवाई ख़राब निकल जाती है। 2,000 दवाइयों में से एक दवाई ख़राब निकल जाती है। तो 4 दवाई ख़राब निकलेंगी, तो 4 दवाई कितनी दवाई चेक करने पर निकलेंगी 2,000 इंटू 4, तो कितनी दवाई चेक करने पर 8,000 दवाई चेक करने पर मेरी 4 दवाइयाँ ख़राब निकलेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत क्या है। तो इसमें मैं एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला A/B/100, मतलब जब एक किसी भी वस्तु के दाम को या तो पहले घटाया जाए या बढ़ाया जाए, मतलब बराबर बढ़ा है घटाया जा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा ये फार्मूला। तो अप्लाई करते हैं, पहले 40% कमी करेगी तो 40, फिर 40% बढ़ा देगा इंटू 40 बटे क्या आ जाएगा 100, तो 2 0 ख़त्म। तो कितने की कमी आ गई 4 चौक 16, 16% की कमी होगी। तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी होगी 16% की कमी होगी। तो एक तरीका ये है जो डायरेक्ट फार्मूला है A/B/100, A/B/100। तो एक तो ये फार्मूला है, और देखते हैं इसे और किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरी तरीके से। तो दोस्तों ये मिटाना होगा मुझे। तो दूसरे तरीके से हम देखते हैं इसे। तो देखो दूसरे तरीके से पहले 40% की कमी की गई, फिर 40% बढ़ाया गया। तो 40% का मैं फ्रैक्शन बनाऊं, फिर डायरेक्ट कर सकते हो आप कि उसका वेतन क्या होगा 100% होगा। ठीक जी, उसका वेतन क्या होगा 100%। 100 में 40 की कमी की गई तो 60 बचा होगा, 60/100। फिर 40% बढ़ाया गया होगा तो 100 में 40 जुड़ेगा तो 140/100। तो 100 से 100 ख़त्म और 2 0 ये ख़त्म। तो 14 छिक्के कितना होगा 84, 14 छिंक 84। तो 84% वेतन रह गया, जबकि वेतन कितना था उसका 100%। तो कमी कितनी है 16% की कमी है। तो ये इसका क्या है दूसरा तरीका है। तो अब तब भी कितना होगा आपका 16%। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा आज का ये, एक ट्रांजिस्टर को 512 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। मतलब एक ट्रांजिस्टर को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो सीपी का 30% के बराबर है, सीपी के 30% का बराबर है। मतलब जो भी सीपी होगा उसका जो 30% है उसके बराबर क्या है प्रॉफिट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और सीपी का मैं रेशियो लगा लूँ तो 0 से 0 ख़त्म होगा। तो P/CP का जो रेशियो आ गया 3/10, मतलब यहाँ पे P कितना 3 और CP कितना आपका 10। अब पूछ रहा है तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक ट्रांजिस्टर उसने 572 रुपये में बेचा था, मतलब उस ट्रांजिस्टर का SP कितना था 572 था, 572 था। अब जबकि SP होता क्या है, तो ये मैंने कल भी बताया था, जो SP होता है वो SP क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट होता है। SP क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो SP कितना 572 और CP कितना आपका 10 और P कितना 3, तो कितना आ जाएगा 13। मतलब 13 की वैल्यू कितनी है आपकी 572। तो ये 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 572/13। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52। तो कितनी बार काट दिया इसने 44 बार। अब पूछ रहा है तो CP क्या होगा, तो CP कितना मेरा 10%, CP कितना मेरा 10, 1 की वैल्यू 44 है तो कितना आ जाएगा 440। तो मेरा CP कितना होगा 440। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 पैसे के 5 के सिक्के हैं। मतलब 50 पैसे के सिक्के हैं उसके पास, 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं।
अब सिक्कों का अनुपात, सिक्के क्रम से किस अनुपात में, 2:3:5। ठीक। आगे कह रहा उसके पास कुल रकम, जो उसके पास धन है 116 है, उसके पास जो धन है वो कितने रुपए है, 116। तो उसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो हमें बताना 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखते हैं। तो आपकी जेब में 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपये है आपकी जेब में। आपकी जेब में 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे आपकी जेब में, 3 रुपये होंगे। आपकी जेब में 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने, 25 रुपये होंगे। कितने रुपये होंगे, 25 रुपये होंगे। तो 25 रुपये होंगे। टोटल रुपयों को मैं इन्हें जोड़ने लगूँ तो टोटल रुपये मेरे जुड़ के आते हैं ये 29। कितने आते हैं, 29। तो 29 रुपये जुड़ गए, और जबकि रुपये वास्तव में कितने, 116। तो ये कितनी बार काटेगा, 4 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो उसने पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है, 2। तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितनी आ जाएगी, 4 × 2 = 8। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। मतलब MP मार्क प्राइस कितना है, 160 रुपये है। तो मार्क प्राइस कितना है, 160 रुपये। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो, तो यहाँ पे मैं अनुपात से करूँगा। तो 10% की छूट जो दी जाती है हमेशा MP मतलब मार्क प्राइस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 10% का मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो कितना बनेगा, 1/10 बनेगा। तो MP और SP छूट देने के बाद बेची होगी तभी तो प्रॉफिट हुआ है। तो MP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा, 10 की वस्तु 1 की छूट के बाद 9 में बेच दी। आगे कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। तो लाभ या प्रॉफिट या लॉस जो हमेशा होता है वो CP पर होता है। किस पर होता है, CP पर। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊँ 1/5, मतलब 5 पर 1 का प्रॉफिट। तो CP कितना होगा, 5, और 1 प्रॉफिट के साथ व्यक्ति तो SP होगा 6। अब एक ही वस्तु के 2 SP नहीं हो सकते, तो SP बराबर होगा, तो इधर मैं 9 कर दूंगा और इधर बढ़ा दूंगा 6। तो यहाँ पर मेरा अनुपात बनेगा क्लियर। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 से मैंने यहाँ कर दिया 2 बार, और 3 से यहाँ पे 2 बार, और 3 से यहाँ पे काट दिया 3 बार। तो कितना आ गया मेरा, 20 आ गया, और 9 दूनी 18, और 5 दिए 15। अब मेरा MP कितना है, 20, जबकि MP बोल रखा है इसने 160 रुपये। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 160। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब मुझे बताना CP, तो CP कितना है, 15, तो 15 × 8 120। तो CP कितना आ जाएगा मेरा, 120। तो इसका राइट आंसर है B। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, X, Y और Z 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। X है, एक तो X है, और एक Y है, और एक Z है। तो ये क्या कर रहे हैं, 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत किराए पर लिया है इन्होंने। यदि X उस खेत में 25 गाय, कितनी गाय, 25 गाय 6 महीने के लिए चराता है। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए चराता है। तो X ने कितनी गाय चराई हैं, 25 गाय चराई हैं, सॉरी। तो एक Y है और Z है। तो X ने 25 गाय 6 महीने के लिए, और Y 40 गाय 8 महीने के लिए, और Z 30 गाय 1 वर्ष के लिए, मतलब 12 महीने के लिए चराता है। तो जब भी पूंजी और समय, पूंजी मतलब यहाँ पे पूंजी क्या है, यहाँ पे गाय की संख्या है, और समय मतलब यहाँ पे महीने कि मल्टीप्लाई कर देते हैं और उन अनुपात में रख देते हैं, तो वो लाभ का अनुपात मिलता है। मतलब एक प्रकार से खर्च का अनुपात या प्रॉफिट का अनुपात कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं अनुपात लगा लूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 से मैं इसका काटूँ 5 पंजे 25, और कितना 8, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, तो 3 और कितना 4, और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो क्लियर अनुपात आया 5 × 3 = 15, और यहाँ पर आया 8 × 4 = 32, और ये आया 12 × 3 = 36। तो मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना, 5 6 7 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 3 3 6, और एक 7 और एक 8,
मतलब 83 आया, टोटल कितना आया 83 खर्च। तो 83 जबकि है कितना 415, तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू है मेरा कितनी बार काटेगा 5, तो 1 की वैल्यू है 5। तो इसने पूछा क्या है, तो y का हिस्सा कितना है, तो y का कितना है 32, तो y का मुझे ज्ञात करना है, तो 32 × 5, तो 30 पंजे 150 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 160। तो y को कितना देना पड़ेगा उसमें हिस्सा 160, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रम से, एक तो राकेश है और एक रंजीत, तो राकेश को आर लिख रहा हूँ और रंजीत को आर एन लिख देता हूँ। तो राकेश और रंजीत, तो राकेश 4 दिन में कर रहा है, रंजीत 6 दिन में कर रहा है। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया, तो पहले इनका काम निकाल लेते हैं। तो काम इनका एलसीएम होगा, तो कितना होगा एलसीएम 12, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी क्षमता 2। अब आगे कह रहा है रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। तो रंजीत ने अकेले 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन काम करा है, तो कितना कर दिया होगा 4, तो 4 कार्य हो गया, तो 4 होगा। तो 12 में से शेष कितना बचा होगा, तो शेष बचा आपका 8 कार्य, शेष बचे 8 कार्य। तो 2 दिन बाद आपका कौन शामिल हो जाता है, राकेश भी 2 दिन बाद शामिल हो जाता है। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी। अब दोनों 2 दिन बाद दोनों कार्य करते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है 5, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे बाद में 1.6, तो बाद में हो जाएगा 1.6 दिन में, तो आंसर नंबर ए। तो चलते हैं आगे। तो अरुण और अमित एक काम को क्रम से, अरुण और अमित, मैं अमित को AM लिख देता हूँ। अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा अंतिम शुरुआत करता है, अमित शुरुआत करता है, तो कार्य कितना आ गया 36, 12 9 चौक 36, 12 × 36। अब ये कह रहा है कि अमित शुरू करता है, तो कार्य का 35/36 भाग, 35/36 भाग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अमित ने शुरू करा, तो पहले दिन अमित करेगा, तो फर्स्ट डे किसने करा, अमित ने कर दिए 3 काम। अगला जो नेक्स्ट डे होगा, एक और डे अगला दिन हुआ, तो उसमें करा अरुण ने, तो इसने कर दिए 4 काम। तो 2 दिन का कार्य कितना आ गया, 2 दिन का कार्य आ गया 7, जबकि मुझे कार्य कितने करने 36 में से 35, तो 35 कार्य करूँगा, तो 35 कितने दिन लगेंगे 5, मतलब 5 की गुना करूँगा 35 आ जाएगा। तो इधर भी मैं दिनों में 5 की गुना करी, तो कितने दिन आ गए 10 दिन। तो 35 कार्य, 35 कितने में करे मैंने 36 में 35 करा रहा है, तो नीचे मेरा 36 है, तो 35/36 कार्य करने में मुझे कितने दिन लग जाएंगे 10 दिन लग जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा 10, तो मेरा आंसर ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक पाइप किसी टंकी को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरे होने पर उसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे मैं पाइप मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ और बी मान लेता हूँ। बी को मैं नेगेटिव कर देता हूँ क्योंकि खाली करने वाला है। तो ए तो उसे 7/4 घंटे में भर सकता है और बी उसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी उसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो जब भी ऐसे भिन्न में क्षमता घंटे दे रखे हो या समय दे रखा हो, तो इसका जो एलसीएम लेते हैं, तो इसका जो अंश है उसका एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम आ गया 21। और अंश से इसे काटेंगे और जो हर है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 × 21, 21 3 बार काटा, तो 4 × 12, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई 1 ही 12। तो 21 से 21 एक बार कटेगा, तो नीचे वाले से गुना, तो कितनी आ जाएगी बी की क्षमता 8। बी क्या है नेगेटिव, मतलब खाली करने वाला, तो इसलिए इसके लिए क्या आएगा नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो आगे कह रहा है दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, 2/3 खाली था, मतलब 21 का 2/3 निकालूंगा, तो 21 का मैंने 2/3 मतलब 2/3 निकाला, तो कितना खाली है 14 खाली है। कितना खाली है 14 लीटर खाली है। तो उस समय खोला जा रहा है जो 14 लीटर खाली है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर ए 12 लीटर पानी डाल रहा है, 1 घंटे में कितना लीटर डाल रहा है 12 लीटर, तो 1 घंटे में 8 लीटर निकाल देता है। तो ए और बी की जो रिलेशन आई, तो ए और बी की रिलेशन आएगी 4, मतलब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्षमता प्रति घंटे 4 लीटर भरा जाएगा। तो 14 को मैं 4 से भाग दूं तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। तो आंसर क्या है 3 घंटे 30 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर
बी। देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपये। मतलब आर कितना 5%, आर कितना है मेरा 5%। तो 5% का फ्रैक्शन बनाऊंगा 1/20। और एस आई कितना है मेरा, एस आई है 5250, 3 वर्षों का 5250। तो मैं इसे 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 1750। तो पहली वर्ष का भी साधारण ब्याज क्या होगा 1750, दूसरी वर्ष में कितना होगा 1750 और तीसरी वर्ष में कितना होगा 1750 रुपये। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहली वर्ष का बराबर होता है। जैसे ही मैं दूसरी वर्ष में जाऊंगा तो कितनी दर से मुझे ब्याज पे ब्याज मिलेगा 1/20 से। तो इस पर मुझे ब्याज मिलेगा, तो इसका मैं 1/20 निकालूंगा। तो 1/20 निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 87.5 आ जाएगा, 87.5। तो 2 वर्ष कंप्लीट हो गई। जैसे मैं तीसरी वर्ष में जाऊँगा तो तीसरी वर्ष में मुझे ब्याज पे ब्याज इस पर ही मिलेगा, तो इस पर कितना मिलेगा 87.5। पीछे इस पर मुझे ब्याज मिलेगा तो इसमें तीसरी वर्ष में मिलेगा 87.5 और इस पर ब्याज पे ब्याज मिलेगा मेरे 4.375। तो मुझे ओवरऑल जोड़ कर ये मेरा कितना हो जाएगा, जोड़ अगर मैं इसे टोटल को जोड़ूं तो मेरा जोड़ कर बनेगा ये आपका 5516.68, क्योंकि 1750 कितना 5250, तो यही है आपका 5250 प्लस 87.5 तो 75 ये हो गया, तो 175 ये हो गया, प्लस क्या 87.5 तो 87.5 और फिर क्या है 4.375। तो ओवरऑल जोड़ कर देख लेना तो ये कितना आएगा 5516.88। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये होगा। इसमें मूलधन भी निकाल सकते हो, पहले क्या निकाल सकते हो, मूलधन निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो इससे ही आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। तो अजय एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी कितनी किलोमीटर है। मानक कुल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 2x, कितना है 2x। इसमें से आधी मतलब x उसने ट्रैवल करी 21 किलोमीटर और आधी को करा उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटे और टोटल टाइम लग गया उसे 10 घंटे। तो यहाँ पे भी समय और यहाँ पे भी समय बराबर क्या आ गया हमारा 10 घंटे आ गया। टोटल समय कितना आ गया 10 घंटे आ गया। तो मैं इसे सॉल्व करने लगूँगा। तो सॉल्व करने पे तो सॉल्व करता हूँ तो नीचे एलसीएम लिया जाएगा, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 24x और 21x। तो 24x और 21x मेरा जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 45x। तो 45x बराबर कितना आ जाएगा 10 × 21 × 24। तो 10 × 21 × 24। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे काटूंगा 9 से, तो 9 पंजे 45, तो ये कट जाएगा 2 बार 5 से, ठीक। और सॉरी 9 बार कटेगा 5 से, तो 9 से अब कितना आ गया x की वैल्यू आई आपकी 2 × 21 × 24/9, 24/9। अब मैं इसे काटूँ तो 3 से मैं इसे काटूँ 3 × 9, तो 3 × 7 21 और 3 से मैं इसे काटूँ 8, 8 × 7 56 दूनी 112। x की वैल्यू आई 112, तो x की वैल्यू है 112, जबकि डिस्टेंस कितनी है 2x, तो दूरी आ जाएगा मेरा डबल मतलब 224। तो आंसर मेरा कितना है, आंसर नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्षों में 1800 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है 1800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो 2 वर्षों में 1500 से कितना हो रहा है मूलधन, 1500 से कितना हो जाता है 1800 हो जाता है 2 वर्षों में। तो इस पर में जो ब्याज होगा 2 वर्षों का जो ब्याज होगा, तो 2 वर्षों का ब्याज होगा मेरा, 2 वर्षों का ब्याज आया 300 रुपये। तो ब्याज में निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि कर दी जाए, तो ब्याज की दर मैंने 5% और बढ़ा दिया। तो कै वर्षों के लिए बढ़ा रहा हूँ 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों में 5% मतलब 10% और बढ़ जाएगा। तो 1500 का मैं 10% निकालूँ, तो 1500 का 10% निकालूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 150। मतलब पहले मूलधन कितना था, सॉरी कितना 150, तो पहले मूलधन था मेरा
ठीक, पहले मिश्र धन था मेरा 1800, अब कितना मिल गया 150 और मिल गया, तो जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 1950। तो टोटल हो जाएगा 1950। तो इसमें पहली दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा, जो दर बढ़ाई है उसी को वर्ष के अकॉर्डिंग बढ़ाकर उसी का इतना परसेंट निकाल दिया। मतलब 5% बढ़ा रहा था क्या वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 5 दूनी 10% हो गया। 10% 1500 का 10% निकाल लिया 150 ब्याज और मिल गया। पहले कितना था मिश्र धन 1800 और 150 कितना हो गया 1950। तो पहले कौन सा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सवाल की तरफ। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर पी की बात चल रही है और आर की चल रही है और क्यू की। मान लिया क्यू क्या है एक्स, और क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, तो आर क्या होगा x+4 होगा, x+4 होगा। आगे पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, मतलब पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, तो क्यू एक्स है तो पी कितना होगा x+2 होगा। तो इन टोटल का योग कितना है 37 है, इन सभी का योग कितना है 27 है। कितना 37 नहीं 27 है। तो मैं इसे जोड़ूँ तो 1x 2 और 3, तो 3x बराबर 2 और 4 6 जाके उधर घटेगा, तो 21। 27 में से मैं 6 घटाऊँगा तो कितना बचेगा 21। तो x बराबर आ गया 21/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। तो उसने पूछा है तो q की आयु कितनी है, तो q क्या है x, और x का मान कितना है मेरा 7। तो आंसर कौन सा डी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज के हमारे कुछ सवाल थे जो मुझे विश्वास है आपको समझ आए होंगे, और जो भी इनमें से सवाल आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा उसे आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।